नदी में पांचों जुगाड़ बहू का ससुराल। अरे देखो, इस बार तो नदी के अंदर कितनी सारी रंग बिरंगी मछलियां हैं, वरना पहले तो बस सुनहरे रंग की मछलियां होती थी। चलो अब इन्हें जल्दी से पकड़ लेते हैं, फिर इन्हें बाजार ले जाकर बेचना भी तो है। अरे बाप रे, इस बार तो हालत ही खराब हो गई पेड़ से नारियल तोड़ते हुए। वैसे तारा, तुमने नारियल के पत्तों से हाथ वाले पंखे बना लिए थे ना? कल सारे हाथ के पंखे खत्म हो गए थे। अरे हाँ बाबा, बना लिए हैं। अब बस चांदनी मछलियाँ तल रही है। मछलियों के तलते ही हम सब लोग इस नाव पर सारा सामान ले जाएंगे। पांचों बहुएं रंग बिरंगी मछलियां, फिश फ्राई, पत्तों के बने हुए हाथ के पंख, नारियल और नदी में पाई जाने वाली रंग बिरंगी शीप को नाव में रखते हैं। और अब वो सभी लकड़ी के नाव से नदी पार करके सीधा बाजार जाते हैं और उन सभी सामानों को बेचते हैं। जब पूरा गांव में रहकर अपना बसेरा कर रहा था, तो आखिरकार क्यों वो पांचों बहुएं नदी के बीचों बीच बनी जमीन पर रह रही थी? क्या कारण था इन पांचों का इस तरह रहने का? आइए इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। आप लोग क्यों शहर जा रहे हैं? हमें आपकी बहुत याद आएगी। हम भी आपके साथ चलते हैं ना? अरे बाबा, हम सब घूमने थोड़े ना जा रहे हैं, काम के सिलसिले में जा रहे हैं। अभी तो वहां हमारा खुद रहने का ठिकाना नहीं है। हम तुम सबको कहाँ रखेंगे? बस कुछ समय की बात है, हम जल्द ही आ जाएंगे। छोड़ोगी मेरे बेटे को? वैसे भी मेरे बेटे जो नौकरी की तलाश में शहर जा रहे हैं ना, उन सब का कारण भी तुम पांचों ही हो। जाओ बेटो जाओ, और सफल होकर ही लौटना। पांचों भाई पवन, अर्जुन, साहिल, मोहन और पंकज नौकरी की तलाश में शहर के लिए निकल जाते हैं। अपने पतियों के जाने के बाद पांचों बहुएं उदास होकर बैठी होती हैं कि तभी उनकी सास जानकी उनके पास आती है। चलो चलो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। आप हमें ये हमारे घर से जाने के लिए क्यों कह रही हैं? ये तो हमारा घर है ना। तुम्हारा घर है नहीं बल्कि था। तुम पांचों के घर में कदम रखते ही मेरे पांचों बेटों की इतनी अच्छी नौकरी छूट गई। कितनी मनहूस हो तुम पांचों। उन पांचों के रहते हुए मैं तुम लोगों को घर से नहीं निकाल सकती थी, लेकिन अब निकलो मेरे घर से। माँ जी, हम पर जरा तो तरस खाइए। हम आपकी बहुएं हैं, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जानकी उनकी एक नहीं सुनती और अपनी पांचों बहू को घर से निकाल देती है। जिसके बाद अब पांचों बहुएं गांव में इधर से उधर भटकने लगती हैं और जब उन्हें कहीं कोई सहारा नहीं मिलता तो गांव में बनी नदी के किनारे आकर बैठ जाती हैं। वो देखो, नदी के बीचों बीच वहाँ पर कितनी बड़ी जमीन है ना? काश हम लोग उस जमीन पर पहुंच पाते तो वहाँ पर रहते। अपने गांव की जमीन पर तो हमें रहने की जगह नहीं मिली, लेकिन वहाँ तो हमें रहने की जगह मिल ही जाएगी। तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन नदी के बीचों बीच बनी वो जमीन तक हम पहुँचेंगे कैसे? उसके लिए तो हमें नाव की जरूरत होगी। तो हम लोग नाव तो बना ही सकती हैं, है ना? लकड़ी की मदद से हम एक नाव बनाएंगे और उसमें बैठकर उस जमीन तक पहुँच जाएंगे। अब इसी तरह हमें छोटी छोटी जुगाड़ करके ही अपने रहन सहन का काम करना होगा। अब ये जुगाड़ी हमारे जीने का सहारा रहेगा। पांचों बहू आसपास से लकड़ी को इकट्ठा करती हैं और उनमें से एक छोटी सी नाव तैयार कर देती हैं, जिसे बनाकर वो पांचों नदी के बीच बनी वो जमीन तक पहुंच जाती हैं। यहाँ तो नदी के बीचों बीच नारियल के कितने सारे पेड़ हैं। मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर नारियल के पेड़ भी होंगे। पेड़ छोड़ो और रहने का इंतजाम करो। अब हम इस जमीन पर तो गुजारा नहीं कर सकते ना, हमें यहाँ घर बनाना होगा। जिस तरह हमने लकड़ी की नाव बनाई है, ठीक उसी तरह लकड़ी और मिट्टी की मदद से हम लोग अपना घर बनाते हैं। जहाँ दो बहुएं घर बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठा कर रही थी, वहीं दो बहुएं पेड़ से लकड़ी इकट्ठा करती हैं। वहीं नम्रता नदी किनारे से बाल्टी में पानी भर रही होती है कि तभी उसकी बाल्टी में पानी के साथ साथ कुछ शंख के टुकड़े भी आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो शंख है और कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अगर इसे हम अपने घर को सजाएंगे तो हमारी लकड़ी मिट्टी का बना हुआ घर कितना सुंदर लगेगा। नम्रता नदी के अंदर से काफी सारे शंखों को इकट्ठा करती है और अपना घर तैयार होते ही अब पांचों बहुएं उन शंखों की मदद से अपने पूरे घर को सजा देते हैं, जो दिखने में काफी सुंदर लग रहे थे। कौन कहेगा कि मिट्टी लकड़ी का बना हुआ घर है? ये तो पूरा का पूरा शंख का बना हुआ घर है लग रहा है। हमारा घर दुनिया का सबसे सुंदर और प्यारा घर है ना? पांचों बहुएं अपने जुगाड़ से बने हुए घर के अंदर अब खाना बनाते हैं और आराम करने लगते हैं। ऐसे ही अगले दिन शुरू हो जाता है। तारा नारियल के पेड़ से काफी सारे नारियल तोड़कर लाती है, जिसका पानी पीकर सभी बहू अपने सुबह का नाश्ता करती हैं। ये नारियल का पानी कितना ज्यादा ताजा है ना, इसे पीकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गांव में तो कहीं पर भी नारियल पानी नहीं मिलता था, वरना मैं तो रोज नारियल पानी पीती। तुमने तो बातों बातों में बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया। हमारे गांव में कहीं पर भी नारियल पानी नहीं मिलता। अगर हम इन पेड़ों से नारियल तोड़कर बेचें तो इससे तो हम पैसे कमा सकते हैं। अरे वाह चांदनी, मानना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाया है तुमने।
अब पांचों बहुएं उन पेड़ों पर से नारियल तोड़ती हैं, उन्हें ले जाकर गांव में बेचती हैं। साथ ही साथ नारियल के पेड़ों पर लगे पत्तों से वो हाथ, पंखा और झाड़ू भी बनाकर बेचते हैं, जिससे अब वो आराम से 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे सभी सब्जियां खत्म हो गई हैं, अब मैं रोटी चावल के साथ क्या बनाऊं? सोनाली इतना बोल ही रही होती है कि उसे नदी के अंदर कुछ मछलियां दिखती हैं, जिसे देख सोनाली उन मछलियों को पकड़ती है। आज सभी के लिए मछली के पकौड़े और मछली फ्राई बनाते हैं। वैसे तो मैं मछली खाती नहीं थी, लेकिन तुमने तो बहुत बढ़िया मछली बनाई है। सोनाली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमने मछली बनाई है तो तुम खुद ही नहीं खा रही हो। अरे मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम नदियों से मछली पकड़कर उन्हें बेचें। कच्ची मछली बेचने के साथ साथ हम मछली के पकौड़े और मछली फ्राई भी बेचेंगे। सोनाली ऐसा ही करती है और अगले दिन नदी के किनारे से ढेर सारी मछलियां पकड़कर उन्हें फ्राई करके बेचती है। साथ ही साथ नदी के अंदर सोनाली को फिश टैंक के अंदर रहने वाली छोटी छोटी मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें वो पकड़कर अब शहर और गांव में बेचते हैं। इसी के साथ अब पांचों बहुएं नदी में मिलने वाली सीपों से घर को सजाने वाले डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं। तारा, एक बात बताओ, ये जो सिंघाड़े और मखाने होते हैं ये नदी वाले पानी में उगते हैं ना, जहाँ पर हल्के हल्के काई होती है? लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्या तुम मखाने और सिंघाड़े की खेती करना चाहती हो? तुम्हें तो पता है कि अभी सिंघाड़े और मखाने का कितना सीजन चल रहा है। इसमें तो हमारे सिंघाड़े और मखाने भी काफी बिक्री होगी। नम्रता तारा के साथ मिलकर नदी के अंदर सिंघाड़े और मखाने की खेती करती है और इसी के साथ अब अपने कमल के सुंदर सुंदर फूल भी उस नदी में उगने लगते हैं। और अब वो लोग मखाने, सिंघाड़े बेचने के साथ साथ कमल के सुंदर सुंदर फूल और उनके मालाएं बनाकर शादियों में जयमाला के तौर पर बेचते हैं। इतनी सुंदर सुंदर जयमाला है ना ये कमल के फूलों की, मेरा तो दिल खुश हो गया इन्हें देखकर। इसी तरह के छोटे मोटे जुगाड़ों से पांचों बहुएं आराम से उस नदी में बने हुए अपने जुगाड़ू घर के अंदर रह रही थी। आज तो हमारी काफी अच्छी बिक्री हो गई है ना, राशन भी ले लिया है और घर की जरूरत का सामान भी। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। पांचों बहुएं नदी किनारे जाती हैं और अपनी बनाई हुई लकड़ी के जुगाड़ू नाव में बैठकर सीधा अपने नदी के घर में चली जाती हैं। मगर जैसे ही वो लोग अपने घर के अंदर जाते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन सब के पति उनकी आंखों के सामने खड़े होते हैं, जिन्हें देख पांचों बहुएं, आप लोग कब आए हो? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। कैसे हैं आप सब? हमें आने में देरी हो गई, लेकिन हम आखिरकार आ गए। पता है, शहर जाते हुए हमारी बहुत अच्छी नौकरी लगी और उस नौकरी को करके हमने ढेर सारे पैसे भी कमाए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन आप सभी को कैसे पता चला कि हम सब लोग यहाँ नदी के बीचों बीच हैं? जब हम घर गए तो हमें पता चला कि माँ ने तुम सबको निकाल दिया है। आसपास से पूछने पर पता चला कि तुम पांचों यहाँ रह रही हो, तो बस हम यहाँ आ गए। लेकिन आप लोग यहाँ आए कैसे? यहाँ तक आने के लिए तो आपको नाव की जरूरत होगी ना, और नाव तो नदी किनारे खड़ी थी। हम एक गांव वाले आदमी के साथ बैठकर नाव से यहाँ आए और उसने वापस नदी किनारे जाकर छोड़ाया। हम तुम सबको ये खुशखबरी देना चाहते हैं। अब तुम सबको यहाँ नदी के बीचों बीच रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमने माँ से बात कर ली है और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी है, तो अब हम सब पहले की तरह ही एक साथ रहेंगे। पांचों बहुएं अपने पतियों की बात सुन काफी खुश होती हैं और अब अपने ससुराल चली जाती हैं। लेकिन ससुराल जाने के बाद भी वो पांचों नाव से नदी पार करके अपने घर जाती हैं और पहले की तरह ही अपने कामों को जारी रखती हैं। वहीं पांचों बहुओं के पति भी अब गांव में अपना काम धंधा शुरू कर लेते हैं और अब पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है। सड़क पर गाड़ियों का शोर है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। एक तंबू के अंदर एक गरीब परिवार बसा हुआ है। फुटपाथ सुनसान है और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। तंबू के अंदर हेमलता खांस रही है। उनका चेहरा पीला पड़ा है, जैसे कई दिनों से बीमार हो। अनमोल उनकी देखभाल में जुटा है, जबकि निकिता बगल में बैठी हुई है, अपनी सूजी हुई आंखों से अपने हालात देख रही है। अनमोल बेटा, कुछ खाने को मिला क्या? बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। कई दिनों से हमने कुछ नहीं खाया। माँ, कुछ भी नहीं मिला। पूरे दिन इधर उधर काम की तलाश की पर कहीं कुछ नहीं मिला। आप थोड़ी देर और सब्र करें, मैं कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगा। माँ जी, आप चिंता मत करें, अनमोल कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेंगे। बस थोड़ी हिम्मत रखें, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेमलता की खांसी तेज हो जाती है। निकिता उन्हें सहारा देकर सुलाने की कोशिश करती है। सबकी ऐसी हालत देखकर निकिता को बहुत बुरा लगता है और वह अपनी आंखों में आंसू लेकर आ जाती है। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था जो उनकी ये हालत हुई और वह फुटपाथ की जिंदगी जी रहे थे? चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं।
शानदार फ्लैट में शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। हर ओर रौनक है। अनमोल का परिवार खुशहाल और सुखी है। हेमलता अपने घर के बड़े हॉल में बैठी सजावट का निरीक्षण कर रही है। अनमोल बेटा, निकिता के घर वालों ने आज फोन किया था। वे शादी की तैयारियों से बहुत खुश हैं। बस तुम अब जाकर अपने बॉस को इनवाइट कराओ। उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, उसे जरूर बुलाना। आज हम इतने बड़े फ्लैट में रह रहे हैं, बस उन्हीं की बदौलत है सब कुछ। जी माँ, मैं अभी जाकर प्रियांशी मैम को शादी का कार्ड दे देता हूँ। उसके बाद तो मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। मुझे छुट्टियों की जरूरत पड़ेगी शादी के चलते। अनमोल कार्ड लेकर अपनी बॉस प्रियांशी के ऑफिस जाता है। ऑफिस का माहौल बेहद प्रोफेशनल है। प्रियांशी अपने कैबिन में बैठी हुई है। अनमोल को देखकर वो मुस्कुराती है। अनमोल, आज ऑफिस में जल्दी कैसे? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अगर तुम थोड़ा टायर्ड हो काम को लेकर तो तुम आराम कर सकते हो। मैम, मैं आपको अपनी शादी का निमंत्रण देने आया हूँ। अगले हफ्ते मेरी शादी है, आप प्लीज जरूर आइएगा। आप मेरी शादी में आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रियांशी का चेहरा अचानक से सख्त हो जाता है। वह गुस्से में अनमोल को घूरने लगती है। क्या तुम शादी कर रहे हो? क्या तुमने मेरे बारे में कभी सोचा भी नहीं? मैं तुमसे प्यार करती हूँ अनमोल। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं था? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। इतने एफर्ट्स लगाए, तुम्हें रहने के लिए फ्लैट भी दिया, और आज तुम किसी और से शादी कर रहे हो। क्या ये दिन देखने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया था? मैम, आप क्या कह रही हैं? मुझे इसका कभी अंदाजा नहीं था। मैं अपने माता पिता के फैसले के अनुसार चल रहा हूँ। अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद मैं कुछ कर पाता, लेकिन अब मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। फिलहाल तो मेरी शादी है और आप प्लीज मेरी शादी में जरूर आइएगा। मुझे अच्छा लगेगा। अगर तुमने ये शादी की तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अनमोल। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, अब मैं तुम्हें इसका अंजाम दिखाऊंगी। अनमोल ये सुनकर बाहर आ जाता है। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। अनमोल ने सोचा ही नहीं था कि जैसा उसकी मैडम ने कहा वैसा वह करने वाली है। प्रियांशी अनमोल से उसका फ्लैट छीन लेती है, उसे नौकरी से हटा देती है। यही नहीं, वह उसके रिज्यूम पर पाबंदी लगा देती है, जिसकी वजह से अब अनमोल को कहीं भी अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं मिल सकती थी। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगे। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, इसने मुझे ठुकराया, अब मैं इसे फुटपाथ की ठोकर खिलाऊंगी। इस तरह प्रियांशी अनमोल और उसके पूरे परिवार को सड़क पर लाकर छोड़ देती है और अपना बदला ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ अनमोल के पास और कोई चारा नहीं। तब वो निकिता को अपनी हालत के बारे में बताता है। निकिता फिर उससे शादी के लिए तैयार हो जाती है। शादी के बाद निकिता को अपने गरीब ससुराल वालों के साथ फुटपाथ की जिंदगी बितानी पड़ती है। अनमोल और निकिता फुटपाथ पर बैठे एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। हेमलता सो चुकी है, लेकिन उनकी हालत नाजुक है। निकिता अपने बीते हुए जीवन को याद कर रही है और आंसू बहा रही है। अनमोल, क्या हमने यही सपने देखे थे? शादी के बाद मेरी दुनिया इतनी बदल जाएगी, कभी सोचा भी नहीं था। निकिता, मैं वादा करता हूँ, मैं फिर से एक अच्छी नौकरी ढूंढूंगा। मैं तुम्हारे और माँ के लिए एक अच्छी जिंदगी ला कर दूंगा। सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो देखना, हमें सब कुछ हासिल होगा। मुझे तुम पर भरोसा है अनमोल, लेकिन अब हमें जल्दी कुछ करना होगा। माँ की हालत बहुत बिगड़ रही है। अगर उन्हें सही समय पर दवाई या इलाज नहीं मिला तो सही नहीं रहेगा। अनमोल निकिता को दिलासा देता है और काम की तलाश में निकल जाता है। फुटपाथ की कुछ ही दूरी पर सड़क निर्माण का काम चल रहा था। वहां पर अनमोल काम की गुहार लगाता है। साहब, मुझे काम पर रख लीजिए, कोई भी काम कर लूंगा। मेरी माँ बीमार है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। पैसों की मुझे बहुत जरूरत है। अगर आप मुझे काम दे दोगे तो हमारे घर की परेशानियां ठीक हो जाएंगी। तुम देख रहे हो हमारे पास कितने लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें काम की सख्त जरूरत है। ठीक है, कल से आ जाना, लेकिन याद रखना मेहनत से काम करना होगा, और यह काम भी मेहनत वाले लोगों के लिए ही है। जी साहब, मैं पूरी मेहनत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अनमोल खुश होकर घर लौटता है और निकिता को ये खुशखबरी सुनाता है। वे दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगले दिन अनमोल अपने नए काम पर पहुंचता है। वह ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। धीरे धीरे वह मालिक का विश्वास जीतने लगता है। एक दिन दुर्योधन उसे बुलाता है। अनमोल, तुमने इस काम में अपनी जान लगा दी है। मुझे तुम जैसे मेहनती लोग पसंद हैं। मैं तुम्हें मैनेजर के पद पर प्रमोट करना चाहता हूँ। साहब, मैं मैनेजर? मुझे तो बस काम की जरूरत थी। हाँ, लेकिन तुम्हारी मेहनत ने मुझे प्रभावित किया है
अब से तुम हमारे मैनेजर हो। और हाँ, ये लो तुम्हारी पहली तनख्वाह। इन पैसों से अपने लिए कोई अच्छा किराए का कमरा ढूंढ लेना। कब तक फुटपाथ पर जिंदगी बिताओगे? अनमोल खुशी से भर जाता है। वह जल्दी ही अपनी माँ के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाता है। निकिता भी अब खुश है कि उनके दिन बदल रहे हैं। हेमलता का इलाज अच्छे डॉक्टर से कराया जाता है। उनकी हालत में सुधार होने लगता है। अनमोल और निकिता की खुशियों का ठिकाना नहीं है। कुछ महीनों बाद अनमोल इतना कमा लेता है कि वह एक छोटा सा किराए का घर ले सके। अनमोल, तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? मुझे तुम पर गर्व है बेटा। भगवान तुम जैसा बेटा हर किसी को दे। माँ जी, ये सब अनमोल की मेहनत और आपकी दुआओं का फल है। आपका आशीर्वाद जब तक अनमोल जी के साथ रहेगा, सब कुछ ऐसे ही ठीक चलता रहेगा। अनमोल, निकिता और हेमलता अब खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। उनका नया घर छोटा जरूर है, लेकिन उनकी खुशियां बड़ी हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और कुछ समय बाद अनमोल की तरक्की की खबर सुनकर प्रियांशी को अपने किए पर पछतावा होता है। वह अनमोल से मिलने आती है। अनमोल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मेरी वजह से तुम्हें बहुत बुरे दिन बिताने पड़े, फुटपाथ पर रहना पड़ा और बिना जाने कैसे कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैम, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया था। जीवन में मैंने सीखा कि मुश्किलें आती है, लेकिन अगर इंसान हार नहीं माने तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। उस दिन मैं चाहता तो आपकी दौलत को देखकर हाँ कर सकता था, लेकिन मेरे लिए मेरे माता पिता और निकिता का दिल बहुत मायने रखता है। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता था और निकिता मुझे बहुत प्यार करती है। हम दोनों गरीबी से लेकर अमीरी तक हमेशा खुश रहे हैं और आगे भी इसी तरह खुश रहेंगे। तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, भले ही अब मेरा प्यार एक तरफा ही क्यों ना रहे, पर मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी और मैं तुम्हें वापस से अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती हूँ। तुम आकर वापस से अपना ऑफिस संभाल सकते हो और पहले वाली ही पोजीशन तुम्हारी अभी भी रहेगी। मैम, अब मुझे वो नौकरी नहीं करनी। मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं अच्छा कमा लेता हूँ और अपने परिवार के लायक सब कुछ कर लेता हूँ। परिवार की जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। इससे ज्यादा मुझे और क्या ही चाहिए। और फिर ये सब जो है मेरी कमाई से मेरा खुद का है। मैं इसमें सबसे ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर प्रियांशी मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद अनमोल और निकिता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। अब उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। वे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसी के चलते उनका फुटपाथ की जिंदगी वाला सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।